हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं मेघा भुरिया। हम कर रहे थे पेपर टू कॉमर्स के पीवाईक्यूज कौन यूजीसी नेट 2025 दिसंबर 2025 के पीवाईक्यूज कर रहे थे, जिसमें हमने ऑल यूनिट्स के कर लिए थे। आज हम लास्ट यूनिट के रह गए थे एचआरएम के, वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व भी नहीं करना है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट को भी हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि ये एग्जाम क्या कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम है। तो बिना किसी डिले किए चलिए हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पीवाईक्यूज। फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एक टाइप ऑफ कंफ्लिक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा टाइप ऑफ कंफ्लिक्ट नहीं है। टास्क कंफ्लिक्ट, रिलेशनशिप कंफ्लिक्ट, प्रोसेस कंफ्लिक्ट, फोर्थ है प्रोडक्ट कंफ्लिक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोडक्ट कंफ्लिक्ट। इसमें कौन सा नहीं है? फोर्थ नहीं है। तो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट तो ये किसने दिया? कैरन जेहन ने दिया। कब दिया था? 1998 में। 1998 इसमें मेंशन नहीं है, तो या इसमें लिख लेना 1998। 1998 में दिया इसको। तो फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट आता है टास्क कॉन्फ्लिक्ट। इसमें टास्क कॉन्फ्लिक्ट कैसे कौन से होते हैं? कंटेंट ऑफ वर्क, गोल से रिलेटेड, आइडियाज, कंटेंट ऑफ टास्क से रिलेटेड जो भी डिसएग्रीमेंट होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। इसमें हमारे पर्सनल इमोशनल इनकॉम्पेटिबिलिटी, पर्सनैलिटी क्लैश, इंटरपर्सनल टेंशंस के जो भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो किस में आ जाएंगे? रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में। थर्ड होते हैं प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। इसमें हम कार्य को कैसे करना है, किस मेथड के थ्रू करना है, रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, कार्य डेलीगेशन के थ्रू जो भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो किस में आ जाएंगे? प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट में। फोर्थ है प्रोडक्ट कॉन्फ्लिक्ट। ये हमारे इससे ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो हम निमोनिक कैसे क्या याद कर सकते हैं? टीआरपी के थ्रू याद रखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। हाँ, लास्ट क्वेश्चन में हम ये एक बात बताना भूल गए थे। जो भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, कुछ प्रोडक्टिव भी होते हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है। सेकेंड है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का टाइप नहीं है? नॉन एंटरप्रेन्योरियल कल्चर, पावर कल्चर, रोल कल्चर और टास्क कल्चर। इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा इसका आंसर, नॉन एंटरप्रेन्योरियल कल्चर नहीं है। कौन कौन से हैं इसमें? फर्स्ट आ जाता है, किसने दिया था? चार्ल्स हैंडी ने दिया है इसको। तो इसने इन्होंने फोर टाइप्स में बताए हैं इसके। फर्स्ट है पावर कल्चर। इसमें क्या हो जाती है? अथॉरिटी आ जाती है। अथॉरिटी रहती है तो हम क्या होता है डिसीजन लेने में, डिसीजन लेने में हमें आसानी होती है, अथॉरिटी रहती है तो कि जल्दी जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं। अथॉरिटी सेंटर होता है। रोल सेंटर, वर्क इज गवर्न बाय रूल्स प्रोसीजर क्लियर। इसमें हमारे रोल्स के रूल्स और रेगुलेशन होती हैं, और सबके अलग अलग क्लियर क्लियर रहते हैं। सबके रोल्स अलग अलग पहले से ही डिफाइन होते हैं। थर्ड आता है टास्क टास्क कल्चर। इसमें क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अपने अपने फोकस किस में रहता है? टीम वर्क पे फोकस रहता है, और सब अपने अपने टास्क और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के में रहते हैं। तो टास्क कल्चर ही आ जाता है। फोर्थ कौन सा है? पर्सनल कल्चर। इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल पे भी, मैन फोकस इंडिविजुअल पे भी होता है। उसमें ऑटोनॉमी दी जाती है, जैसे रिसर्च प्रोफेशनल पार्टनरशिप होती है। ठीक है। तो इसमें हमें पर्सनल कल्चर में क्या हो जाती है? इंडिविजुअल पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और नॉन एंटरप्रेन्योरियल कल्चर इज नॉट वन ऑफ द चार्ल्स हैंडी द्वारा दिया गया नहीं है। राइट। नेक्स्ट बढ़े थर्ड क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following are not the objective of HRM? Societal objectives, organization objectives, functional objectives, group objectives। इसमें से आपको बताना है एचआरएम के कौन से ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। एचआरएम में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। ठीक है, ये सब सारी एक्टिविटी किसमें आ जाती है? एचआरएम में आ जाती है। तो इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव नहीं है? इनमें हम क्या क्या करते हैं? सबसे सबसे पहले इसमें आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या करते हैं? अपने अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिव तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करते हैं जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होए और हमारी प्रॉफिट भी इंक्रीज होए। तो इसमें किस में आ जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगे। सेकंड है
सेकेंड है सोसाइटियल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटियल ऑब्जेक्टिव हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होगा कि एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी इसमें, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, आ जाती है सोसाइटी की नीड को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, टर्नओवर ज्यादा है, टर्नओवर ज्यादा है तो क्या 2% CSR में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये किस में आ जाता है, सोसाइटल ऑब्जेक्टिविटी में आ जाता है। थर्ड है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, तो वो सही है या नहीं है, क्या हमारे जो स्टाफ है वो अंडर स्टाफ है या ओवर स्टाफ है, कमी तो नहीं है, अधिकता तो नहीं है कहीं ज्यादा, एचआर की जो सर्विसेज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज को पूरा कर रही हैं या नहीं कर रही, तो ये किस में देखते हैं, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में होता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑब्जेक्टिव। इसमें ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, फोर्थ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी पूरे होने चाहिए, जैसे हमारी वेजेस वेजेस सही हो, जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा वो देखी जाती है, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, इसको उसमें उसमें ध्यान दिया जाता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। तो इसमें से फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, वर्टिकल चार्ट, सर्कुलर चार्ट, डायगोनल चार्ट, हॉरिजॉन्टल चार्ट। को संगठन चार्ट का कौन सा प्रकार नहीं है, आपको ये बताना है। कौन कौन से चार्ट होते हैं इसमें, आपके वर्टिकल चार्ट भी होता है, सर्कुलर चार्ट भी होता है ना, वर्टिकल भी होता है, सर्कुलर भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है। कौन सा नहीं होता, थर्ड नहीं होता, ये वाला नहीं होता, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल चार्ट। देख लेते हैं इसको हम। फर्स्ट एंड वर्टिकल चार्ट, ये हिरार्की शो करता है कैसे, टॉप टू बॉटम, यानी पहले अपर लेवल से लोअर लेवल तक जाता है, यानी ऊपर सबसे ऊपर क्या कौन होंगे, HOD हो गए, फिर उसके नीचे प्रिंसिपल, फिर टीचर, फिर नीचे लास्ट में स्टूडेंट्स आ गए, तो ये पूरा वर्टिकल में हो गया है ना। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल चार्ट। हॉरिजॉन्टल शोज हिरार्की लेफ्ट टू राइट, जैसे सबसे पहले एक CEO है, उसके नीचे मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, डिपार्टमेंट मैनेजर, फिर उसके उनके नीचे और दूसरी टीम है, उनके नीचे वर्कर हैं, ठीक है, टीम वर्कर रहेंगे, तो ये क्या हॉरिजॉन्टल चार्ट हो गए ये वाले। फिर नेक्स्ट होता है सर्कुलर चार्ट, ये टॉप एग्जीक्यूटिव, सेंटर में कौन होगा, टॉप एग्जीक्यूटिव होगा, जैसे मान लो टॉप में बीच में कौन है, CEO है, फिर उसके CEO है, फिर उसके चारों तरफ यहाँ पे सारे मैनेजर हो गए, फाइनेंस मैनेजर हो गए, ठीक है, यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर हो गया, डिपार्टमेंट मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, एडवर्टाइजिंग, ये सेलिंग मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, मार्केटिंग में ही आ गया वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजर आ गए, बीच में CEO है, सेंट्रल में है, ठीक है, फिर इसके ऊपर टीम वर्कर आ गए इनके सबके, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर के टीम वर्क अलग होंगे, मार्केटिंग के अलग होंगे मेंबर, उनके अलग होंगे, डिपार्टमेंट मैनेजमेंट के, तो ये क्या हो, सर्कुलर टाइप में हो गया। विच अदर पोजीशन अरेंज इन कंसेंट्रिक सर्कल में रहते हैं, ठीक है। स्केलर चार्ट रिप्रेजेंट द चेन ऑफ कमांड इन ए लाइन, जो भी हमें आदेश मिल रहे हैं वो एक ही लाइन से, एक ही से मिल रहा है, ठीक है, ऊपर से ये एक ही जगह से आदेश आ रहे, 4-5 जगह से अलग अलग आदेश आएंगे तो सामने वाला टीम वर्क, जो वर्कर है वो वर्क नहीं कर पाएगा, तो इसमें चारों ही आ जाएंगे, डायगोनल चार्ट नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट के PYQs देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, टू स्टेटमेंट दे रखी है आपको, असर्शन रीजन का है। एन इफेक्टिव अप्रेजल सिस्टम कैन कंट्रीब्यूट टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय इंप्रूविंग एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस, एक प्रभावी परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए प्रणाली कर्मचारी के कार्य निष्पादन में सुधार करके संगठन को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिला सकती है। हम अपनी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करके, परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करके हम अपने में सुधार कर सकते हैं और एडवांटेज भी प्राप्त कर सकते हैं, सही है, ये सही है, असर्शन सही है। रीजन क्या बोल रहा है, वन सीरीज चैलेंज फेसिंग द परफॉर्मेंस अप्रेजल रिलेट टू असेसमेंट ऑफ सेल्फ मैनेज टीम। परफॉर्मेंस अप्रेजल के गंभीर चुनौती है, एक सीरियस चैलेंज क्या है, सेल्फ मैनेज टीम के प्रदर्शन का आकलन करना है, सही है ये भी, ठीक है। इसमें अब ये देखना है आपको, फर्स्ट तो ये देखना है कि दो असर्शन रीजन सही है या नहीं, दोनों सही है तो क्या असर्शन रीजन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। इसमें हम हमारे दोनों रीजन तो सही है लेकिन इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें ये तो अपना सीधा सिंपल बता रहा है कि एक परफॉर्मेंस अप्रेजल करके हम उसमें सुधार करके आप एडवांटेज दे सकते हैं, उसमें दूसरा रीजन ही अलग दे रखा है,
ठीक है। तो इसमें पर्सनल बायस भी आ जाते हैं, ठीक है। सेल्फ मैनेज टीम अपना करती है, तो क्या क्या है इसमें, दोनों सही तो दोनों है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, इसका कारण ये नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 क्वेश्चन। अरेंज करना है आपको फ्लोइंग स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। आपको सिलेक्शन प्रोसेस को करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। सिलेक्शन टेस्ट, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड एनालिसिस, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जॉब ऑफर। तो क्या आएगा इसमें, फर्स्ट में क्या बनेगा इसका, सबसे पहले क्या आता है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, क्राइटेरिया फिक्स होता है, ठीक है। सब फॉर्म तो सब फिल कर देते हैं, अगर क्राइटेरिया वो पूरा करते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं, बाकी रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं, बाकी पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, इन दोनों में से आंसर होगा, सेकंड और थर्ड में से। नेक्स्ट क्या आएगा इसमें से, सिलेक्शन सिलेक्शन टेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, सिलेक्शन टेस्ट, फिर क्या आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फिर नेक्स्ट आ जाएगा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड एनालिसिस, फिर लास्ट में आ जाएगा ई, जॉब ऑफर मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, थर्ड, ठीक है। इसको समझ लेते हैं आगे। सबसे पहले होगा प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, इनिशियल स्क्रीनिंग होगी कैंडिडेट्स की, सारे फॉर्म चेक होंगे, जो रिजेक्ट हो जाएंगे वो रिजेक्ट, जो क्राइटेरिया पूरी करते हुए होंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। फिर होगा जिन जो जो सेलेक्ट होंगे उनका सिलेक्शन टेस्ट होगा, कैंडिडेट की नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा, सब्जेक्ट नॉलेज चेक की जाएगी उसकी, उसको टेक्निकल नॉलेज है या नहीं, ठीक है, ये चेक किया जाएगा। फिर होता है सिलेक्शन टेस्ट में नॉलेज देखी जाएगी, स्किल, एप्टीट्यूड देखा जाएगा। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होगा तो इवेलुएट किया जाएगा कैंडिडेट सुटेबल फॉर द जॉब, जो भी कैंडिडेट है वो जॉब के लिए उसकी सुटेबिलिटी भी है या नहीं है, वो उस जॉब के लायक है या नहीं, उसको भी देखा जाता है, उसको सब्जेक्ट की नॉलेज है या नहीं, टेक्निकल नॉलेज है या नहीं, जिस जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहा है वो उसको उसकी नॉलेज है या नहीं, वो देखा जाता है। फिर नेक्स्ट है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड एनालिसिस, क्या आपको कोई एक्सपीरियंस है तो जहाँ का एक्सपीरियंस है वहाँ आपसे पूछा, वहाँ फोन नंबर वगैरह लिए जाते हैं वहाँ के, तो हम वहाँ कॉल करके पूछा जाता है, बैकग्राउंड चेक किया जाता है, बैकग्राउंड एनालिसिस किया जाता है, वेरीफाई द कैंडिडेट क्रेडेंशियल, एक्सपीरियंस एंड कैरेक्टर्स को चेक किया जाता है। फिर लास्ट में जॉब ऑफर, ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू द सेलेक्टेड, जो सेलेक्ट कैंडिडेट होता है उसको ऑफर दे दिया, जॉब ऑफर दे दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th। अरेंज द फ्लोइंग स्टेप्स ऑफ कंट्रोल प्रोसेस इन द ऑर्गन करेक्ट ऑर्डर। कंट्रोल प्रोसेस के स्टेप्स को आपको करेक्ट अरेंज करना है। फर्स्ट है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेकंड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, सी है करेक्टिव एक्शन व्हेन रिक्वायर्ड, डी है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट तो आ जाएगा, पहले तो हम इसमें स्टैंडर्ड को सेट करेंगे। जैसे मान लो एक कोई कंपनी है, उसमें उसने कोई कंपनी है, उसने सोचा कि इस बार हम 100 गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में उसने स्टैंडर्ड ये बना लिया, बाकी बाद में उसने अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक करी उसने, तो क्या मालूम उसने 110 बनाया हो, उसने एक्चुअल परफॉर्मेंस की क्या मालूम उसने 80 बना लिया हो, कम ही रह गया हो, ठीक है। तो ये चेक करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले तो क्या आ गया, बी आ गया, फिर ए, फिर डी, फिर लास्ट में करेक्टिव एक्शन व्हेन रिक्वायर्ड। अगर कम है तो हम उसमें एक्शन लेंगे, और उस अच्छे अच्छे से कोई मिस्टेक है तो उसको सुधारेंगे, ठीक है। क्या कमी रह गई उसको सुधार के उसमें एक्शन लेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी, ए, डी, सी, सेकेंड आंसर आ जाएगा इसका। फर्स्ट तो है सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, फिर मेजर करेंगे एक्चुअल रिजल्ट से, एक्चुअल रिजल्ट लिखेंगे कितना है, कंपेयर करेंगे दोनों को, एक्चुअल परफॉर्मेंस और विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से। एक्शन करेक्शन, टेक करेक्टिव मेजर इफ डेविएशन आर फाउंड, जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने करेक्ट डिसीजन लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फ्लोइंग स्टेप्स ऑफ मोटिवेटिंग नीड्स एज आइडेंटिफाई बाय द मास्लो इन असेंडिंग ऑर्डर। मास्लो के अनुसार जो उन्होंने मोटिवेशन नीड्स की थ्योरी दी थी उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, सेफ्टी नीड्स, एस्टीम नीड्स। तो फर्स्ट तो कौन सी होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड आ जाती है सोशल नीड्स। तो इन दोनों में से आंसर है सी, थर्ड एंड फोर्थ में से, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी होगी, सेफ्टी नीड्स, ठीक है। फिर
एस्टीम नीड्स, फिर लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो कौन क्या आंसर हो जाएगा इसका? थर्ड। तो हम इसके चार्ट से देख लेते हैं। अच्छा सही। अच्छा, फर्स्ट फर्स्ट आ जाएगी साइकोलॉजिकल नीड, फिर नेक्स्ट आएगी सेफ्टी नीड, पहले सेफ्टी नीड्स आएगी, फिर आएगी सोशल नीड्स, फिर एस्टीम नीड्स, एंड लास्ट आ जाएगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सॉरी, मैंने वो ऐसे ऐसे मैंने देख लिया ना, इस वजह से। नेक्स्ट इसको हम समझ लेते हैं मास्लो हायरार्की नीड्स असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट तो आ जाएगी ये लो नीड से हायर की तरफ बढ़ती है, ठीक है। फर्स्ट तो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसमें क्या होगी, बेसिक नीड्स पूरी हो रही है, रोटी कपड़ा मकान को, रोटी कपड़ा मकान की जो नीड्स है वो कंप्लीट हो रही है कि नहीं, फूड वाटर शेल्टर क्लोथिंग एंड स्लीप्स। नेक्स्ट आ जाती है, ये पूरी होने के बाद हम देखते हैं सेफ्टी नीड्स, यानी जॉब सिक्योरिटी है या नहीं, है ना, फिजिकल सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी, सेफ्टी, स्टेबिलिटी। फिर नेक्स्ट आती है सोशल नीड्स, फिर लव बिलोंगिंगनेस चाहते हैं हम, फ्रेंडशिप चाहते हैं, फैमिली को चाहते हैं कि हम लोग ग्रुप में रहे, बीइंग पार्ट है ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एस्टीम नीड्स, हम सोचते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट भी हो हमारी, ये सारी नीड पूरी होने के बाद सेल्फ रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट्स, रिकॉग्निशन, स्टेटस हो हमारा एक कोई, रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, अदर लोग हमारी रेस्पेक्ट करें, तो ये कौन सी नीड होगी, एस्टीम नीड। लास्ट आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, इसमें रियलाइजेशन वंस फुल पोटेंशियल सीकिंग पर्सनल ग्रोथ हो, अचीवमेंट हो एंड फुलफिलमेंट वंस पर्सन, हम अपनी ग्रोथ चाहते हैं इसमें लास्ट में, ठीक है। तो इसकी असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको याद कर सकते हैं PSSSE से, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट PYQ देखते हैं। मैच करना है आपको मैनेजरियल ग्रिड, हॉथर्न एक्सपेरिमेंट, ट्रेड थ्योरी और ERG थ्योरी। किसने दी थी? मैनेजरियल ग्रिड किसने दिया था? ब्लैक माउंटेन ने। हॉथर्न थ्योरी दी थी एल्टन मायो ने। ट्रेड थ्योरी किसने दी थी? चार्ल्स बर्ड ने। ERG थ्योरी दी थी एल्डरफन ने। तो इसका राइट आंसर क्या बन गया? थर्ड, फोर्थ, सेकंड वन, डी इसका राइट आंसर बन गया। इसको भी हम समझ लेते हैं मैनेजरियल ग्रिड को। मैनेजरियल ग्रिड सब फर्स्ट तो दिया किसने था? ब्लैक माउंटेन ने, ठीक है। ये थ्योरी थी डेवलप की थी रॉबर्ट R ब्लैक एंड जेन S माउंटेन ने। लीडरशिप मॉडल थ्योरी है, एम्फसाइज करती है कंसर्न्स ऑफ पीपल एंड कंसर्न्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें एक्स की तरफ तो कंसर्न्स ऑफ प्रोडक्शन होगा और वाई की तरफ होगा कंसर्न्स ऑफ पीपल। जब इसमें हम ग्राफ को देखते हैं, देखो 1-1 रहता है तो क्या होता है? इम्प्रोवाइज मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि ना तो प्रोडक्शन पर ध्यान है और ना ही हमारा प्यूपिल पे, लोगों पे ध्यान है, ठीक है। तो लो पर्सन प्यूपिल एंड प्रोडक्शन दोनों में हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और जब हम देखते हैं 1-9 देखते हैं, एक्स की तरफ 1 यानी प्रोडक्शन 1 है और प्यूपिल प्यूपिल पर ध्यान ज्यादा है, नो, तो ना हम क्या करते हैं? कंट्री क्लब मैनेजमेंट, सब मजे कर रहे हैं, सारे वर्कर मजे कर रहे हैं, तो क्या है कि हाई कंसर्न ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल लोगों पे तो ज्यादा ध्यान है बट हमारे प्रोडक्शन पर कम ध्यान है, तो वो कौन सी हो जाएगी? कंट्री क्लब। फिर नेक्स्ट आती है 9-1। 9-1 क्या होता है? हम ज्यादा ध्यान किस पे दे रखे हैं? टास्क पर दे रखे हैं। और हमारे हमने जो हमारी कंपनी है उसमें हमने ज्यादा अथॉरिटी रख रखी है, ठीक है, ओबीडियंस और मैनेजमेंट, यानी लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं है, ठीक है। तो हम ज्यादा ज्यादा काम पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वो कौन सी हो जाएगी? अथॉरिटी, ओबीडियंस, मैनेजमेंट कहलाएगा 9-1, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 5-5, जो मिडल ऑफ द रोड रोड मैनेजमेंट, मिडल मॉडरेट, यानी दोनों दोनों में बराबर है। मॉडरेट कंसर्न फॉर पीपल एंड प्रोडक्शन, वो दोनों में थोड़ा बराबर ध्यान है। फिर लास्ट हो जाता है बेस्ट, बेस्ट टू बेस्ट 9-9 कहलाता है कि दोनों पे ही ध्यान है। टीम मैनेजमेंट किसको कहेंगे? 9-9 को, कि हम प्रोडक्शन भी अच्छा कर रहे हैं और लोगों पर भी ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, उनकी भी ग्रोथ पे भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाई कंसर्न फॉर पीपल एंड प्रोडक्शन। बेस्ट स्टाइल कौन सी होती है? टीम मैनेजमेंट, हाई कंसर्न फॉर द पीपल एंड प्रोडक्शन। हम दोनों पे ज्यादा ध्यान देंगे तो वो हमारी टीम मैनेजमेंट होगी, ठीक है। कि हम जो जिससे वर्क करवा रहे हैं उस पर भी ध्यान देंगे, उसकी ग्रोथ का भी ध्यान देंगे, उसकी नीड्स है उसको भी फुलफिलमेंट करेंगे, तो वो अच्छे से काम करेगा। उस अच्छे से काम करेगा तो हमारी उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी है लीडरशिप की दी थी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल एक्टिव एक्टिव एंड एनर्जेटिक रहती है, मेंटली अलर्ट रहता है, इंटेलिजेंट होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, करेजियस होते हैं ना, हॉनेस्ट, अपराइट होते हैं, आगे बढ़ने की तरफ होते हैं, सोसाइलेबल होते हैं, एक्सेप्ट एडेप्टेबल होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कुछ नया करने का सोचते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, एक दूसरे से पॉपुलर होते हैं, टैक्टफुल होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, एबल टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने के लिए एबल होते हैं, अच्छा ही डिसीजन लेने में एबल होते हैं। फीचर्स क्या है? फोकस करते हैं इनबॉर्न क्वालिटी, ये जन्म से ही फोकस ऑन इनबॉर्न क्वालिटी, यानी जन्म से ही को
मिली हुई है ना। अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई ट्रेड्स लीडर यूजफुल इन सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट्स, इग्नोर करते हैं सिचुएशन, इग्नोर्स सिचुएशनल फैक्टर्स, ट्रेड may not be relevant in all situation। यह डिफाइन नहीं करती है कि हाउ लीडर्स इन्फ्लुएंस अदर ऑफ हाउ लीडरशिप डेवलप ओवर टाइम। तो एग्जांपल है चार्ल्स बर्ड ने दिया, राल्फ स्टॉकिल ने दी थी। नेक्स्ट आ जाती है हार्थन एक्सपेरिमेंट, किसने दिया, एल्टन मायो ने दिया था। ये कब दिया था, कोई स्टडी की हुई थी। हार्थन एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड बाय एल्टन मायो एंड हिज एसोसिएट्स at the Western Electric Company, Hawthorne Works, Chicago, US and between 1927 and 1932। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फिजिकल वर्किंग कंडीशन ऑन वर्कर्स इफिशिएंसी। कंडीशन देखता है कि किस कंडीशन में वर्कर अच्छे से अच्छा वर्क कर सकते हैं। फेजेज हैं, इल्यूमिनेशन स्टडी, रिले फेज, इसने चार फेजों में स्टडी करी है, इल्यूमिनेशन स्टडी, रिले असेंबली, टेस्ट रूम स्टडी, इंटरव्यूइंग प्रोग्राम और मास इंटरव्यू प्रोग्राम। इसकी फाइंडिंग क्या आई है, फर्स्ट है फिजिकल कंडीशन आर नॉट द ओनली फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को प्रोवाइड करने वाला फिजिकल कंडीशन ही जरूरी नहीं है, ओनली एक फैक्टर नहीं है। फिर है सोशल फैक्टर लाइक ग्रुप बिहेवियर, लीडरशिप, कम्युनिकेशन आर मोर इम्पोर्टेंट। हमें वर्क अच्छे से वर्क करने के लिए, अच्छा अच्छा प्रोडक्शन, अच्छी क्वालिटी का वर्क करने के लिए हमें ग्रुप बिहेवियर, लीडरशिप जरूरी है, कम्युनिकेशन भी होना चाहिए हमें, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है इनफॉर्मल ग्रुप्स हैव ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर ऑफ वर्कर। इनफॉर्मल ग्रुप्स रहेगा तो हम एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारा बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आता है, एक दूसरे को देख के हम सीखते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से। वर्कर्स आर मोर मोटिवेट बाय सोशल एंड साइकोलॉजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल नहीं और सोशल नीड पूरी होगी तो वे ज्यादा वर्कर क्या होंगे, मोटिवेट होते हैं। फोर्थ आती है ईआरजी थ्योरी। ईआरजी थ्योरी किसने दी थी, एल्डरफर ने दी थी। ठीक है, ईआरजी थ्योरी वाज प्रपोन्ड बाय क्लेटन एल्डरफर। इट इज मॉडिफिकेशन किसका है, ये मास्लो नीड हायरार्की थ्योरीज का मॉडिफिकेशन है। उन्होंने पांच तरह की नीड दी थी, इन्होंने क्या किया, पांच को तीन में डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसमें ईआरजी को दिया, ई को दिया एग्जिस्टेंशियल नीड्स। ठीक है, इसमें नीड्स फॉर बेसिक और सर्वाइवल नीड्स को एंड सिक्योरिटी नीड्स को इसमें लिया गया। फिर है रिलेटेड नीड्स इसमें। ठीक है, इसमें सोशल नीड्स। ठीक है, और लास्ट होती है ग्रोथ, इसमें एक्सट्रीम और वो अचीवमेंट वाली नीड्स आ जाएगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जाता है, पर्सनल ग्रोथ जाते हैं। की फीचर क्या है, इट हैज ओनली थ्री नीड्स, एग्जिस्टेंशियल नीड्स, रिलेटेड नीड्स एंड ग्रोथ। मोर देन वन नीड कैन ऑपरेट एट ए टाइम। इफ ए हायर नीड्स इज नॉट सेटिस्फाई, अगर हायर नीड सेटिस्फाई नहीं होगी तो एंड ए लोअर नीड में बिकम डोमिनेंट। अगर हमारी हायर नीड सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम लो फील नहीं करेंगे, नेगेटिव फील नहीं करेंगे। अगर हमारी लो ये वाली नीड्स पूरी नहीं होगी तो हम उसमें डिमोटिवेट महसूस करते हैं। ठीक है, हमारी ऊपर वाली नीड पूरी नहीं हो रही तो भी लेकिन हम डिमोटिवेट तो नहीं होंगे, लेकिन अगर हमारी ये वाली नीड पूरी नहीं होगी तो हम ज्यादा डिमोटिवेट होंगे। एग्जिस्टेंशियल में आ जाएगी फूड, शेल्टर, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, रिलेटेड एंड फ्रेंडशिप, बिलोंगिंगनेस, फैमिली, और ग्रोथ, अचीवमेंट, क्रिएटिविटी एंड पर्सनल ग्रोथ। इंपॉर्टेंस क्या है, मोर रियलिस्टिक है एंड प्रैक्टिकल देन मास्लो नीड्स। मास्लो नीड्स की प्रैक्टिकलिटी है। मास्लो ने तो 5 तरह की नीड्स दी थी, इन्होंने क्या किया, उसी को डिफाइन दोबारा से डिफाइन किया, उसने उन्हें कितनी दी, ईआरजी के नाम से दे दी, 3 नीड्स। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, which of the following are the types of decentralization in an organization। ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं है। कौन सा नहीं है, प्रॉफिट सेंटर, सर्विस सेंटर, कॉस्ट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो कौन सा नहीं है, बी नहीं है। बाकी कौन कौन से हैं, आपको बताना है कौन से हैं टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। नोट नहीं लगा हुआ है इसमें, बाकी सब क्वेश्चन में नोट था, इसमें देखना। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, सेकंड, प्रॉफिट, कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। राइट, इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट आ जाता है प्रॉफिट सेंटर। इसमें क्या होगा, जो जो मैनेजर है वो किस पे ध्यान देगा, हमारे कंपनी की रिवेन्यू और कॉस्ट को कंट्रोल करने में, कितनी रिवेन्यू हो रही है, कितना कॉस्ट है, तो वो उसको मैनेज करता है। रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्रॉफिट सेंटर वाला। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉस्ट। मैनेजर का क्या काम रहेगा, कंट्रोल करेगा किसपे, कॉस्ट को कंट्रोल करने पे ध्यान, केवल कॉस्ट को कंट्रोल करने पे ध्यान रहेगा। और प्रॉफिट में रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों पे ध्यान रखता है वो मैनेजर। इन्वेस्टमेंट सेंटर में क्या होगा कि कितना हम
इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो इसमें वो डिसीजन कौन लेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट सेंटर में लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है सर्विस सेंटर इज नॉट कंसीडर ए टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंटर का पार्ट नहीं है सेकंड, तो ए सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी जितने भी अपन ने पढ़े हैं ना सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं सारे, है ना, एक शॉर्ट में। ठीक है, कैसा लगा आपको आज का सेशन? अगर आप आज का सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि ऐसे ही और एग्जाम ओरिएंटेड पीवाईक्यूज और कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस में प्रोवाइड करा सकूं। हमसे जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।